हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स के साथ ही आप 5 क्वेश्चन रीजनिंग का भी डेली की तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज की इस वीडियो के अपने मैथ के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए 2 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, पहले आप देखिए। 2 वर्षों बाद संख्या क्या होगी। 2 वर्षों बाद संख्या बराबर पहले कितनी थी, सदस्यों की संख्या 2500 थी और इसमें क्या हो रहा है, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 10% बढ़ रही है। हमेशा आप ये समझिए कि 100% रहता है, कुछ भी हो तो 10% बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया, 110%, 110/100। फिर क्या हो गया, 10% घट गया। अब 100 में से 10 घट गया तो 90% बचा। तो आप इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हैं। अब आप इसी को सॉल्व कर लें। चलिए देखिए, ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 गए, 1 0 2 0 ऊपर तो 1 0 2 0 में नीचे। अब ये पूरा खत्म हो गया। अब आप जरा ध्यान दें, 9 गुणा 11, 11 9 99 और 25 गुणा 99, 25। इसी को आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 2475। ये गुणा करके आ गया 2475, मतलब 2 वर्षों बाद संख्या इतनी हो गई। अब ध्यान ये दें कि पहले कितनी थी, 2500 और अब कितनी हो गई, 2475। तो कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई, तो ये कम हो गया, लेकिन कितनी कमी हुई इसको निकालने के लिए कमी बराबर जो पहले था, कितना था, 2500, उसी में से इसको घटा दें तो पता चल जाएगा कितनी कमी हो गई। 25 सदस्यों की कमी हो गई है। 2500 में से 2475 घटाएंगे तो 25 सदस्यों की कमी। अब ध्यान ये देना है कि यहां 25 सदस्यों की वृद्धि भी ऑप्शन दिया है, तो आप ध्यान देंगे कि 25 सदस्यों की यहां क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले 2500 थे, बाद में हो गए 2475, तो 25 की कमी हो गई। समझ गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि संख्या 5132 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, आपको बताना है। तो आप ध्यान दें कि 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए ये जरूरी है कि ये पहले जो है इनका जोड़ कर लें, जो हमें दिए गए हैं अंक 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6, और इसकी जगह पर क्या होगा ये आपको नहीं दिया गया है, आप +x इसको मान लें। अब जरा ध्यान दें कि क्या करना है, 3 से विभाज्यता के लिए यह जरूरी है कि जो अंक हैं उन अंकों का योग भी 3 से विभाज्य अगर होता है, अगर भाग चला जाता है, तो फिर यह संख्या विभाज्य होगी। तो देखिए 3 से विभाज्यता की यहां बात की जा रही, यहां क्या हो कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो ध्यान ये देना है कि अब हमें पहले सबको जोड़ देना है। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 1 16 और 16 और 22।
तो देखिए 22 और धन x, 22 धन x बटा 3। लेकिन अब ध्यान ये देंगे कि 22 में क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए। 22 3 से विभाजित नहीं होगा, 1 जोड़ते हैं तो 23 होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 24 और 3 अट्ठे 24। आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और जो है विभाजित हो जाएगा फिर। लेकिन ध्यान दें कि 2 अगर जोड़ने पर तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। क्या यहां ऑप्शन में 2 दिया है? नहीं दिया है। अगर हम 2 जोड़ देते हैं, x की वैल्यू अगर 2 मान लेते हैं तो 22 धन 2 बराबर इतना 24 बटा 3, तो 8 बार तो भाग चला जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपके ऑप्शन में x की वैल्यू 2 नहीं दी गई है, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 नहीं दी गई है, तो ये 2 हम नहीं रख सकते। इसका मतलब यहां इससे कोई और बड़ा रखना होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपके नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 22 में 2 जोड़ने 24 हुआ, लेकिन नहीं हो रहा काम, ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, 4 जोड़ने पर हो जाएगा 26, 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 27, कितना हो जाएगा 22 और 5 27। लेकिन यहां भी 5 ऑप्शन नहीं दिया है, तो 6 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 22 8 30 हो जाएगा। और 30 बटा 3 करेंगे तो 3 दहम 30। देखिए ये विभाजित तो हो गया, लेकिन क्या हमने रखा वैल्यू 8 रखा है। तो ऑप्शन में क्या 8 में 8 दे रहा है? देखिए जरा 8 दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। क्योंकि यहां क्वेश्चन में कहा गया है सबसे बड़ा अंक क्या होगा, तो देखिए 8 है। अगर 9 रखते हैं, देखिए इसमें जो 6 7 8 और 9 है, अगर हम 9 रख दें तो 22 9 कितना हो जाएगा, 31 और 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब 8 ही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है 200 और 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा अगर कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। हमेशा ध्यान देंगे, सबसे छोटा की बात होगी तो लासा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 30 45 और 60 का लासा निकाल लें। तो लासा जब निकालेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 15 बार गया, 2 से 45 में नहीं आएगा, फिर इसमें 30 बार, फिर 2 से करेंगे, 15 नहीं विभाजित होगा, 45 भी नहीं होगा, और ये 15 बार जाएगा। फिर आप 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, और 3 से ये 15 बार होगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे तो 5 और 3 पंजे 15, और ये 5 अब 5 से कर देंगे तो सारे विभाजित हो जाएंगे। चलिए अब देखिए क्या आया, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 आ गया क्या, लासा। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, क्वेश्चन है कि 200 और 400 के बीच में इतने का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो इतने का जो सार्वगुणज है वो 180 है। तो अब 180 तो 200 और 400 के बीच नहीं हो पाएगा, कम है अभी। तो आप क्या करें, 180 में 2 से गुणा कर लें, 180 गुणा 2 तो हो जाएगा 360, क्योंकि 180 गुणा 1 बराबर 180 ही होगा, तो कम था। 180 2 गुणा अगर करें तो 360 हो जाएगा, और 360 जो है 200 और 400 के बीच में हो गया, तो 360 ये आ गया इसका सार्वगुणज। अब इसके बाद आगे क्या है, 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सबसे बड़ा अगर कहता है तो मासा निकालते हैं। तो चलिए 15 का मासा जरा देखिए, तो हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 1, और फैक्टर कर रहे हैं अभी। 24 का करेंगे तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 दूना 4 दूना 8 1 24, ठीक है। चलिए अब 45 का जरा कर लें। 45 का आएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब ध्यान ये दें कि मासा
निकालना है, और मासा मीन्स जो सब में शामिल हो। तो देखिए ये 3 एक बार सब में शामिल है, इसमें भी है और यहां भी है 3 और यहां भी है। तो 3 जो है और तो कुछ है नहीं सब में, 5 है तो इसमें 5 नहीं है, और इसमें 1 तो सब में है, 1 से कोई मतलब ही नहीं, 3 है तो 3 आ गया, इसका क्या मासा आ गया, तो मासा बराबर 3 आ गया, मासा बराबर 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या है, इसके सार्वगुणज को भाग देना है मासा से मीन्स 3 से। तो आप क्या करेंगे, 360 को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 360 बटा 3, 360 बटा 3। तो 3 से इसको भाग दे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 0 मतलब आ गया 120। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि इतने को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। देखिए चलिए इसको 567 से विभाजित करते हैं, 567 से 567 से करते हैं तो 567 से भाग दें, 567 से इतने को पहले भाग दें तो एक बार चला गया। अब एक 5 उतर कर आता है भाग देने में, और 5 उतर के आएगा तो 5 में भाग जाएगा नहीं, तो एक 0 लगाएंगे तो 6 भी उतर आ जाएगा, लेकिन 6 भी उतरेगा तो क्या होगा, दो है अंक नहीं जाएगा, एक 0 और लगाएंगे तो 567 ये वाला उतर के आएगा, तो 567 एक कम 567। इसी तरह से 5 आएगा अपने आप, लेकिन इन दो को उतारने के लिए 2 0 हमें लगाने पड़ेंगे और फिर एक बार भाग चला जाएगा। तो देख रहे हैं आंसर क्या आएगा, 1001001 1001001। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपए हो, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने शेयर इसको जरूरत पड़ेंगे, 25 लाख रुपए चाहिए। अब ध्यान दीजिए 25 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख तो ये ज्यादा हो गया, एक 0 इसमें ज्यादा हो गया। हमें क्या करना है, 25 लाख। हमने 25 लाख नोट कर लिया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख तो 25 लाख ही हो गया। 25 लाख की पूंजी हमें एकत्र करनी है, लेकिन जो शेयर है वो 100 रुपए का है, तो कितने शेयर होंगे, शेयरों की संख्या, तो 100 से इसको भाग दे दें, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना आ गया 2000 नहीं 25,000, कितना 25,000 शेयर जो है खरीदने होंगे, तो 25,000 शेयर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखने में बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये स्क्वायर है। x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 125 का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इन सब में 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 10 या 50 x प्लस 1। अच्छा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 या 10 और 5 5 या 25, मतलब इतना हो जाएगा। अब ध्यान दें कि ये जो है किसका होल स्क्वायर हो सकता है, ये हो सकता है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 पंजे 25 ये प्लस 2ab, तो 2 5 या 10 और x तीनों मिल गया ना, तो इसका मतलब ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर है। अब जरा देखिए 5 इंटू है, यहां नहीं है तो भी लिखना है, नहीं है तो भी हम जानते हैं। अब x प्लस 5 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x प्लस 5 की वैल्यू हमें 0 दी गई है, इसकी जगह पे हम 0 लिख दें, 0 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर मीन 0 और 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0,
आंसर क्या आ गया? वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा फिगर से संबंधित है, इसको जरा देखिए चित्र को। x के मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा? अब जरा ध्यान दे, एक सरल रेखा का मतलब है AOB जिस फॉर्म में ये अभी दिखाई दे रहा है, अगर इसको सरल रेखा के फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से हो जाएगा, A और O और ये B। तो इस फॉर्म का मतलब यह है कि 180 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा मींस 180 डिग्री, समझ रहे हैं? सरल रेखा या ऋजु रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री। एक लाइन जो है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो ये 180 डिग्री है। अब इतना होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। AOB अगर सरल रेखा हो जाए तो 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल दिए गए हैं इनका सम 180 होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए 2x प्लस 30 प्लस 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, तो माइनस 50। यही दो एंगल दिए गए हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, यही दोनों मिलकर अगर 180 के बराबर हो जाएंगे तो ये सरल रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्लियर हुआ। अब जरा आप देखें कि कैसे होगा। 2x और 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, और ये 30 है प्लस का, ये 50 है माइनस का, तो माइनस वाला ज्यादा, उसमें से प्लस का 30 घट जाएगा तो माइनस का बचेगा, बराबर 180। अब जरा ध्यान दें कि 4x बराबर ये माइनस वाला जब उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और 4x बराबर हो जाएगा 200, और x बराबर हो जाएगा 200/4। तो 4 पंजे 20 और 0 50। कितना आ गया x की वैल्यू? x की वैल्यू आ गई 50। कितना आ गई? x की वैल्यू आ गई 50। तो 50 अंश अगर हो जाएगा x का मान तो फिर ये सरल रेखा हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए क्या होगा ऐसा। मान लीजिए 2 गुणा 50 धन 30 हो जाएगा 100 धन 30 बराबर 30 अंश ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 50 ऋण 50 मतलब 100 50 बराबर 50, तो 130 और 50 बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो ये सही है आंसर, x = 50 आएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो x = हो जाएगा 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ABC एक त्रिभुज है और एंगल ABD की माप डिग्री में है। एंगल ABD, A, B और D, ये एंगल आपको ज्ञात करना है, इसकी माप आपको डिग्री में बतानी है। तो आप ध्यान दें, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, तो ABC एक त्रिभुज है, पूरा दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये ABC एक त्रिभुज है। लेकिन अब ध्यान दें, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कह रहा है कि हमें ABD की माप ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान ये दें कि एक त्रिभुज आपको इसमें दूसरा भी दिखाई दे रहा है, जो क्या है? ये त्रिभुज है एक, इस प्रकार से ये त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज BDC। तो त्रिभुज BDC में आपको एक एंगल ये वाला नहीं पता है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप एक एंगल ये दिया और ये दिया है, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दें तो ये एंगल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको करना यह है कि 180 ऋण
क्या क्या, 18 अंश और धन 119 अंश। अगर ऐसा कर लें तो 180 ऋण, आप जरा इसको जोड़ लें, क्या हो जाएगा 137। 9 8 17 7 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 ये 137 अंश। 180 में से 137 अंश घटा दें तो देखिए, 0 में से 10 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 3 और यहां बचेगा 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 43 अंश आ गया। ये हो गया 43 अंश। अब ये जब 43 अंश हो गया तो अब त्रिभुज एबीडी को आप ध्यान दें। अब आप ध्यान दें, त्रिभुज एबीसी, सॉरी एबी, अच्छा हमें क्या ज्ञात करना है, एबीडी की माप ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ए बी सी त्रिभुज को आप ध्यान देंगे। अब त्रिभुज एबीसी को अगर देखें, त्रिभुज एबीसी, तो इसमें एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया और तीसरा ये होगा, ये पूरा। तो आप देखें जरा कौन कौन से एंगल होंगे। एंगल होगा एंगल ए, ऐसे समझ लेते हैं, और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहां भी वही करना है। तो कितना दिया है 62 अंश। आप जो है इसको रखें एंगल ए की वैल्यू 62 अंश और प्लस सी की वैल्यू, सी की आपने निकाली 43 अंश और प्लस एंगल बी, एंगल बी अभी आप ना निकालें, चलिए एंगल बी ही ऐसे ही रहने दें, अभी आप जो है ऐसे रहने दें, इक्वल टू 180। अब ध्यान ये दें कि एंगल बी आप निकालेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 180 और इन दोनों को जोड़कर उधर ले जाएंगे, करेंगे तो दोनों जोड़कर कितने होंगे 3 और 2 5 और 6 4 10 105 अंश। उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -105। अब जरा ध्यान दें 105 अगर हुआ तो कितना बचेगा 75 अंश बचेगा। 105 और 75 180 अंश होगा, तो ये 75 अंश है। अब 75 अंश में आपको ध्यान ये देना है कि आपको क्या ज्ञात करना है एबीडी। एबीडी का मतलब ये यहां से यहां तक सिर्फ इतना ज्ञात करना है एबीडी, क्योंकि ये इतना आपको 18 अंश दिया है तो आपको एबीडी ज्ञात करना है। और ये जो निकला है 75 अंश, ये पूरा निकला है, जो 75 अंश निकला है ये पूरा निकला है, क्योंकि हम पूरे त्रिभुज के लेकर कर रहे थे अभी तक, तो ये पूरा निकला 75 अंश में से 18 अंश घटा देंगे तो हो जाएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 18 अंश घटा देंगे, 15 में से 8 घटेगा तो 7 आएगा और ये जो है 6 बचा और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 57 अंश आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा 57 अंश। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलती से हो गया है, तो 57 अंश आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। एबीसी एक त्रिभुज बना लिया हमने, चलिए ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब ध्यान दें त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक, इसको द्विभाजक माने जो बीच से इसको भाग दो भाग में करे, द्विभाजक माने दो भाग करने वाला, तो ये द्विभाजक हो गया। अब दो भाग कर रहे हैं तो ये काट कहां रहा है, इसको मान लेते हैं ओ, ओ इसको मान लेते हैं। अब ध्यान दें हमें क्या ज्ञात करना है, ओ पर ये मिलते हैं कह रहे हैं ना, द्विभाजक बिंदु ओ पर मिल रहे हैं तो ओ पर मिल गए। यदि एंगल ए 80 है, ये कितना है 80 है,
80 डिग्री ऊपर वाला एंगल ए। तो BOC कितना होगा? BOC का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना होगा आपको बताना है। तो ध्यान दें, किसी त्रिभुज के अंदर जब आंतरिक दो द्विभाजक, आंतरिक दो एंगल के समद्विभाजक जब किसी बिंदु पर जाकर मिलते हैं, तो वह बिंदु जो, जैसे ये O बिंदु बन रहा है, तो इस बिंदु का जो एंगल होता है वो होता है, इसको निकालने के लिए तरीका है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ जो दिया गया एंगल है, मतलब एंगल A बटा 2, ये तो 90 अंश धन 80 बटा 2। इसका मतलब 90 धन 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा 90 धन 40 अंश, और 90 धन 40 मीन्स 130 अंश। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जब भी एक त्रिभुज के अंदर कोई भी दो अगर समद्विभाजक रेखाएं किसी एंगल से अगर होकर जा रही हैं और वे जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का अगर एंगल पूछा जाए तो उसके लिए उसके सम्मुख जो एंगल होता है उस एंगल का आधा धन 90, ये फॉर्मूला इसका होता है। ये आप कर देंगे बस आ जाएगा, तो आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र में देखिए यहां भी चित्र दिया है, एंगल बी जो है 70 है और एंगल सी जो है वो 60 है, 60 है। तो अब आप ध्यान दें, ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को आप इस तरह बना लें तो आप जल्दी समझ जाएंगे। ये फिगर समझ लो ऐसे है, ये ऐसे, और ये जो है 60 डिग्री है और दूसरा एंगल ये दिया है 70 डिग्री। तो आप ध्यान दें कि ये क्या है, एक ये और ये, ध्यान दें ये क्या है, एक पैरेलल रेखा हो गई। ये पैरेलल रेखा है, समानांतर रेखा। पैरेलल रेखा आपस में कभी नहीं मिलती है, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जब एक त्रिभुज को एक इस प्रकार से कोई रेखा काटती है तो ये बराबर दो भागों में काटती है, लेकिन चलिए देखते हैं, ये पैरेलल रेखा है और पैरेलल रेखा में क्या है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, मतलब ये 60 अंश होगा। अब आपको पूछ क्या रहा है, इसको इसने बी दिया है और ये सी दिया है और ये ए दिया है, पूछ रहा है एफ ई बी। तो अभी आपने ई और एफ ये दर्शा दिया है, एफ ई बी मीन्स कौन सा एंगल, इसी एंगल को पूछ रहा है कि एंगल कितना है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो फिर आप देखेंगे 60 ये है तो ये भी 60 होगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए और सांप को नेवला, चूहा बराबर कुत्ता और सांप बराबर नेवला। देखो चूहा बराबर कुत्ता और सांप बराबर नेवला। चलिए, तथा मोर को कबूतर, मोर बराबर कबूतर, एवं सुअर को नीलगाय, सुअर बराबर नीलगाय। तो मनुष्य किस पशु को पालता है? मनुष्य जो है कुत्ता पालता है, चूहा नहीं पालता। देखिए चूहा नहीं पालता, इधर ही से हमको चेक करना है, चूहा पालता नहीं है तो इसलिए चूहे को कुत्ता, तो चूहा नहीं हुआ, ये मतलब को भी नहीं, काम खत्म हो गया। सांप को पालता नहीं,
सांप को नेवला, अगर सांप पालता तो नेवला कह दिया जाता, सांप को भी नहीं पालता तो ये भी ऑप्शन बेकार हो गया। तीसरा मोर, मोर को कबूतर, कबूतर पालता है लेकिन मोर नहीं पालता है, तो मोर जो है ऑप्शन ये भी गलत हो गया। सुअर पालता है आदमी, तो सुअर को नील गाय कहा जा रहा है। सुअर पालता है लेकिन हम सुअर कह नहीं सकते, सुअर को क्या कहेंगे, नील गाय कहना है हमें। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये होगा कि नील गाय जो है, मनुष्य किस पशु को पालता है, नील गाय को पालता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 1996 के बीच, 15 मई 1996 के बीच कुल कितने दिन होंगे। अब ध्यान दीजिए, 26 जनवरी से मई तक की बात करनी है, 15 मई तक की। तो 26 जनवरी से तो 26 भी शामिल होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी जो होता है वो 31 का महीना होता है। तो कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। जनवरी में 6 दिन, और फरवरी में देखिए, जनवरी में 6 दिन हुए, फिर समझ लो 26, 27, 28, 29, 30, 31 तो 6 दिन हो गए। फरवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में ध्यान दीजिए, फरवरी के लिए इस साल को 1996 को 4 से भाग देना पड़ेगा। पहले 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 3 बचा 36, 39 हो गया, 4 नवा 36, फिर 3 बचेगा, फिर 4 नवा 36, भाग चला गया। जब भाग चला गया तो लीप ईयर है ये, तो दिन कितने होंगे फरवरी में, 29 दिन होंगे। ये भी आपने ध्यान दे लिया। अब क्या होगा, अब ध्यान आप दें कि फरवरी हो गया, जनवरी और फरवरी। अब मार्च, मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है 31 दिन का। इसके बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का हुआ, 30 दिन का। अप्रैल के बाद फिर मई, मई में कितने दिन चाहिए, 15 दिन। तो कुल कितने दिन हो गए, आप जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 1 36, 36 और 30, 30 60, तो 60 और 36 हो जाएगा 96, 96 और 15, 96, 10, 106 और 5, 111 दिन हो जाएंगे। 111 दिन टोटल हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन भिन्न है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है आपको बताना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा भिन्न है। देखिए 4 बराबर 16 दिया है, 6 बराबर 36 दिया है, और 7 बराबर 63। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहां 3 बराबर 9 होना चाहिए था। 3 बराबर 9 का मतलब है 3 का वर्ग हुआ होगा तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग हुआ है तो 16 हो गया, और 6 का वर्ग हुआ है तो 36 हो गया, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होना चाहिए, लेकिन यहां 63 है। तो यही जो है भिन्न है, भिन्न मीन्स अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे। यही जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था इसमें प्रिंट होने में, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, भिन्न है, अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी बार 1 के बाद 2 है, 1 के बाद 2 है किंतु 1 के ठीक पूर्व 3 नहीं है। आपको बताना है 1 के बाद तो 2 है, तो 1 ये है हो गया, 1 के बाद 2 है लेकिन उसके पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। 1 के बाद 2 है लेकिन उसके पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, ये भी हो गया। 1 के बाद 2 है लेकिन इसके पहले 3 है, तो ये नहीं होगा। 1 के बाद 2 है
लेकिन उसके पहले 3 है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 1, 2 और 3 कितनी बार है? 3 बार है। मींस ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, 3 बार। आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया है, आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आता है तो आसान रहते हैं, नहीं आता तो कठिन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15। एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। एक घड़ी जो है वो 9 बजे का समय दर्शा रही है। ये घड़ी हो गई। चलिए अगर 9 बजेंगे तो कैसे होगा? यहां होगा 12 और यहां होगा 9 और यहां होता है 3 और यहां होता है 6। तो 9 बज रहे हैं कह रहा घड़ी में। तो 9 बजने का मतलब यहां जो है छोटी सुई जो है वो 9 पर होगी, छोटी सुई 9 पर, और बड़ी वाली सुई कहां होगी? 12 पर, तभी तो 9 बजेंगे। अब ध्यान दें, ये तो 9 बज गए। चलिए एक घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रहे हैं। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, अब इसके बाद कह रहे हैं यदि, कंडीशन यहां शुरू हुई, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो यहां बड़ी होना चाहिए। तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? अब देखिए ये छोटी सुई यहां से घूमकर यहां आएगी, तभी तो पूर्व दिशा में होगी। ये तो होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो आप ध्यान ये दें कि जब ये घूमकर, छोटी वाली सुई क्या कह रहा है? यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो छोटी वाली सुई जो है यहां से घूमकर यहां आ जाएगी। मतलब छोटी वाली सुई धीरे धीरे घूमकर कहां आ जाए? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में इधर आ जाए अगर। तो देखिए ये कितना एंगल घूमी, देखिए जरा, ये 90 और 90, ये 180 डिग्री ये घूम गया। तो ये भी सुई तो 180 डिग्री घूमेगी साथ में। तो ये 180 घूमेगी तो 90 ये घूमी। देखिए ये 180 घूमती है तो 90 ये घूमी और 90 ये। इसका मतलब बड़ी वाली सुई जो है वो कहां होगी? यहां होगी, मीन्स दिशा में होगी। तो देखिए अगर छोटी वाली सुई यहां आएगी पूर्व दिशा में तो बड़ी वाली सुई कहां हो जाएगी? दक्षिण दिशा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी वाली सुई दक्षिण दिशा में हो जाएगी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।